हेलो एवरीवन, हमने क्लास 12th केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज़ शुरू किया था। आज का जो वीडियो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर का तीसरा एमसीक्यू है, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे ये क्वेश्चन आधारित है वो टॉपिक है संकुलन क्षमता, उसके बाद चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ तथा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निविड संकुलित संरचना। तो एक एक करके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अणु की वर्ग निविड परत स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में द्विविमीय उप सहसंयोजन संख्या होती है। यहाँ पे द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अब उप सहसंयोजन संख्या होता क्या है, तो हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। तो ठोस अवस्था में ठोस का जो क्लोज पैकिंग होता है, उस क्लोज पैकिंग में हम देखते हैं कि जो भी अवयवी कण हैं वो अपने कितने पड़ोसी अवयवी कणों के संपर्क में है, जिसको बोलते हैं नियरेस्ट नाइबर, निकटस्थ पड़ोसी कण। तो एक अवयवी कण अपने निकट के जितने अवयवी कण के संपर्क में होगा वही उसका क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है, वर्ग निविड संकुलित परत का स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में द्विविमीय 2D उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा। तो इसको जानने के लिए आपको क्लोज पैकिंग आना चाहिए। अगर आप क्लोज पैकिंग समझे हुए हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्लोज पैकिंग आपको नहीं आता है, ठोसों में किस प्रकार से क्लोज पैकिंग होता है, तो ये याद करना पड़ेगा। और आप क्लोज पैकिंग समझ जाते हैं कि ठोसों में किस प्रकार से पैकिंग होता है अवयवी कणों का, तो इस पे आधारित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ठोसों में किस प्रकार से पैकिंग होता है, तब हम पुनः क्वेश्चन पे वापस लौटेंगे। तो ठोसों में क्लोज पैकिंग होता क्या है, ठोस के अंदर जितने भी अवयवी कण हैं, ठीक, उस अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके बीच रिक्त स्थान कम हो। तो इसी को बोला जाता है क्लोज पैकिंग, निविड संकुलन। और इससे प्राप्त त्रिविमीय संरचना जो होता है उसको बोला जाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। आखिर ठोस में क्लोज पैकिंग होता कैसे है, तो क्लोज पैकिंग 3 पदों में संपन्न होता है। कौन कौन सा 3 पद है, तो सबसे पहला होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये किस प्रकार से होता है, तो ठोस के जो अवयवी कण हैं उसको एक गोला मान लिया जाता है, स्फेयर। और गोला मानते हुए यदि हम एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करा करके व्यवस्थित करते हैं, गोला को एक पंक्ति में स्पर्श करा के व्यवस्थित करते हैं, तो वो पैकिंग कहलाता है एक विमीय निविड संकुलन, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो किस प्रकार से हम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। मान लिया गया कि अवयवी कण है ठोस का, ठीक, तो इसको एक दूसरे से टच कराते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित कर रहे हैं। इस ऐसे ही गोले को एक दूसरे से संपर्क कराते हुए पंक्ति में व्यवस्थित किया जा रहा है। देखिए, एक पंक्ति में हम इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो ये हुआ हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब चलते हैं सेकेंड टर्म। क्लोज पैकिंग 3 पदों में होता है, तो पहला था 1 डायमेंशनल, अब दूसरा है 2 डायमेंशनल, उसके बाद एक और होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हम अभी 2 डायमेंशनल तक का ही चर्चा कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको बोला जाता है द्विविमीय निविड संकुलन। तो वास्तव में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग प्राप्त किया जाता है। ये 2 तरीके से प्राप्त होता है। जब 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड पंक्ति को, यहाँ पे देखिए ये एक पंक्ति का निर्माण हो रहा है, इस पंक्ति को हम एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ऐसे करके व्यवस्थित करते जाते हैं, तब उस प्रकार का पैकिंग को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हमको ऐसा कई सारे पंक्ति को व्यवस्थित करते जाना है, लेकिन उस पंक्ति को व्यवस्थित करने का भी 2 तरीका होता है। वो कैसे होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो पंक्ति लिया गया है 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड पंक्ति है, एक लाइन है गोलों का, ठीक। अब ऐसा ही दूसरा पंक्ति लेते हैं और इस दूसरे पंक्ति को
इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों पंक्ति का गोला एक दूसरे के आमने सामने हो। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पंक्ति का गोला एक दूसरे के आमने सामने हो। एक और पंक्ति लेकर के देख लेते हैं। तो ये जो क्लोज पैकिंग है ये 2D क्लोज पैकिंग है, द्विविमीय निविड संकुलन। ये वास्तव में बना कैसे? तो एक विमीय निविड संकुलित जो गोलों का पंक्ति है, इस पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, एक पंक्ति के नीचे दूसरा पंक्ति, उसके नीचे तीसरा पंक्ति, उसके नीचे चौथा पंक्ति, कि प्रत्येक पंक्ति का गोला एक दूसरे के आमने सामने हो। आप क्षैतिज रूप से भी देख सकते हैं, क्षैतिज रूप से इस पंक्ति और इस पंक्ति का गोला एक दूसरे के आमने सामने है। और ऊर्ध्वाधर रूप से भी देख सकते हैं, ऐसे करके ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर अगर पंक्ति बनाइएगा, ऐसे पंक्ति ऐसे पंक्ति ऐसे पंक्ति, तो भी देख सकते हैं कि गोला एक दूसरे के आमने सामने हो। तो जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में, दोनों रूप में जो गोला है वो एक दूसरे के आमने सामने हो, यानी कि संरेख हो, प्रत्येक पंक्ति का गोला संरेख है, तो इस प्रकार का जो पैकिंग होता है वो कहलाता है स्क्वायर पैकिंग। इस प्रकार का पैकिंग कहलाता है स्क्वायर पैकिंग। तो ये स्क्वायर पैकिंग है, कौन सा वाला है? 2D वाला। तो ये जो क्लोज पैकिंग है इसको हम कह सकते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन। लेकिन ये जो 2D क्लोज पैकिंग होता है वो एक और तरीके से होता है। ये स्क्वायर वाला 2D पैकिंग हुआ, ये स्क्वायर वाला 2D पैकिंग हुआ। एक और 2D पैकिंग होता है, वो इससे भिन्न कैसे है? तो ठीक इसी प्रकार से वो भी पैकिंग होता है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या किया गया था? तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जो पंक्ति है, इस पंक्ति को व्यवस्थित किया गया, एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा। यहाँ भी वही करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? तो हम सबसे पहले पहला पंक्ति लेते हैं। पहला पंक्ति को ऐसे ही रखा गया, ठीक, पहला पंक्ति को ऐसे ही रखा गया। अब दूसरा पंक्ति लेते हैं। दूसरा पंक्ति को इस प्रकार से रखना है कि ये पहला पंक्ति के दो गोले के बीच में आ जाए। दूसरा पंक्ति का गोला, कोई भी गोला देख सकते हैं, दूसरा पंक्ति का गोला पहला पंक्ति के दो गोले के बीच में हो, इसको डिप्रेशन कहा जाता है, अवनमन। दूसरा पंक्ति का गोला पहला पंक्ति के दो गोले के डिप्रेशन में आ जाए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरा पंक्ति का गोला पहला पंक्ति के दो गोले के बीच में है। ऐसा हम एक और पंक्ति लेते हैं, ऐसा एक और पंक्ति लिया जा रहा, देखिए। तो ये भी 2D पैकिंग है, ठीक, लेकिन ये 2D कौन सा पैकिंग है? तो इसका नाम दिया जाता है हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। इसको हम बोलते हैं वर्ग, इसको कहा जाता है षटकोणीय। ये षटकोणीय पैकिंग है, संकुलन। ये है वर्ग संकुलन, किसमें है? 2D में। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये द्विविमीय संकुलन है। तो यहाँ पे क्या किया गया? तो एक विमीय 1 डायमेंशनल क्लोज पैक गोलों की पंक्ति के नीचे दूसरा पंक्ति, उसके नीचे तीसरा पंक्ति, ऐसे करके कई सारे पंक्ति को व्यवस्थित करना है। किस प्रकार से व्यवस्थित करना है? तो इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति का जो गोला है, जैसे एक पंक्ति का जो गोला है वो दूसरे पंक्ति के दो गोले के बीच में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी पंक्ति आप उठाइए, जैसे इस पंक्ति में देखेंगे तो इस पंक्ति का ये गोला ऊपर वाले पंक्ति के दो गोले के बीच में है, या नीचे वाले पंक्ति के दो गोले के बीच में है, या इस गोला को भी देखिए, ये नीचे वाले पंक्ति के दो गोले के बीच में है। तो प्रत्येक पंक्ति का जो गोला होता है वो अपने अगल बगल वाले के जो पंक्ति में गोला होता है उसके दो गोले के बीच में स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो पैकिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सा हेक्सागोनल पैकिंग? तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग। और ये क्या है? 2D स्क्वायर पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग करते हैं, ठीक। और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है। एक होता है स्क्वायर पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में आप देख सकते हैं कि चाहे हम क्षैतिज रूप में भरे, हॉरिजॉन्टली, या ऊर्ध्वाधर रूप में भरे, वर्टिकली, प्रत्येक पंक्ति का गोला एक दूसरे के आमने सामने है, संरेख है, अलाइन कर रहा है। और हेक्सागोनल षटकोणीय में क्या होता है? तो ये जो पंक्ति है, गोलों का पंक्ति, उसमें एक पंक्ति के दो गोलों के बीच में दूसरे पंक्ति का गोला व्यवस्थित रहता है। अब एक और बात जान लेना है कि इसका नाम स्क्वायर क्यों रखा गया। ये जो 2D पैकिंग है, इस 2D पैकिंग का नाम स्क्वायर क्यों दिया गया? ये जो 2D पैकिंग है इसका नाम हेक्सागोनल क्यों दिया गया? तो इसके पीछे भी कारण है।
यहाँ पर आप गौर करके देखिएगा, तो हम कोई एक अवयवी कण सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लिया गया कि हम ये वाला गोला सेलेक्ट किए, ये वाला। इस गोला को देखिए कितने गोले के संपर्क में है, इधर ये इस गोला के संपर्क में है, स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार के पैकिंग में देखिए, इस प्रकार की पैकिंग में हम इस गोला को लेकर के चलते हैं। देखिए ये गोला कितने गोले के संपर्क में है, ये गोला इधर इसके संपर्क में है, इधर इसके संपर्क में है, इसके भी 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 संपर्क में है। तो यहाँ पर एक गोला अपने निकट के 6 गोला के संपर्क में है, यहाँ पर एक गोला अपने निकट के 4 गोला के संपर्क में था, और जिस 4 गोला के संपर्क में था उसके केंद्र को मिलाए, सेंटर को मिलाए तो एक वर्ग बना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्क्वायर, वर्ग। यहाँ पर इस प्रकार के पैकिंग में, ये भी 2D पैकिंग है, इस प्रकार की पैकिंग में एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोला के संपर्क में है, और जिस 6 गोला के संपर्क में उसके सेंटर को मिलाते हैं, उसके सेंटर को मिलाते हैं, तो जब उसके सेंटर को मिलाए तो क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, षटकोण बन रहा है। इसीलिए इस प्रकार के पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग, षटकोणीय पैकिंग। लेकिन ये पैकिंग कौन सा है, 2D है, द्विविमीय पैकिंग है। तो द्विविमीय पैकिंग 2 तरीके से होता है, एक स्क्वायर पैकिंग होता है और एक हेक्सागोनल पैकिंग होता है। क्यों इसका नाम हेक्सागोनल पड़ा है, क्यों इसका नाम स्क्वायर पड़ा है, ये आपको समझ में आ गया कि एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोले के संपर्क में है उसके केंद्र को मिलाते हैं, तो यहाँ पे वर्ग बन रहा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्क्वायर पैकिंग। यहाँ पे हेक्सागन बन रहा है, इसलिए इसका नाम बना हेक्सागोनल पैकिंग। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन में था कि द्विविमीय निविड संकुलित परत 2D क्लोज पैक लेयर में उपसा संयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो परत शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेयर का। ये लेयर शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया, 1 डायमेंशनल पैकिंग में एक पंक्ति का निर्माण हो रहा है 1 डायमेंशनल पैकिंग में, और 2 डायमेंशनल पैकिंग को देखिए पूरा देखना है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में ये पूरा देखना है, ये पूरा क्या बन रहा है, एक लेयर बन रहा है, एक परत बन रहा है, इसीलिए इस लेयर का चर्चा किया जा रहा है। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग से एक पंक्ति बनता है। तो आप यूनिट सेल में आप चर्चा कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि यूनिट सेल में अगर हम 1 डायमेंशनल पैक्ड गोलों का चर्चा करें तो 1 डायमेंशनल पैक्ड गोला मतलब यूनिट सेल का किनारा बोल सकते हैं। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का चर्चा करें यूनिट सेल में, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से क्या बनेगा, तो फेस बन जाएगा। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से क्या बनेगा, फेस। और एक होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से क्या बनता है, तो संपूर्ण क्रिस्टल का संरचना बनता है, तो वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से प्राप्त होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का संरचना। तो हम खाली 1 डायमेंशनल पैकिंग देखें, 2 डायमेंशनल पैकिंग देखें, तो 1 डायमेंशनल पैकिंग से किनारा बनेगा, एक पंक्ति है, लाइन, और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से क्या बनता है, एक परत बनता है, यानी कि फेस बोल सकते हैं, ये एक फेस बन रहा है, तो यही एक परत है। तो हम पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन में है एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, और कौन सा, द्विविमीय। तो द्विविमीय जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो पैकिंग दिखलाया गया है, इस पैकिंग में देखना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर किस में बनेगा, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दिखाई देगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, लेकिन उसमें भी कौन सा वाला देखना है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल उपसा संयोजन संख्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल वाला पैकिंग है, कौन सा पैकिंग है, स्क्वायर। स्क्वायर पैकिंग का ये क्या है, एक लेयर, तो इस लेयर को हम कह सकते हैं ना स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परत, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। तो इसमें उपसा संयोजन संख्या पूछा गया है, तो देखिए इसमें एक अवयवी कण अपने निकट के कितने अवयवी कण के संपर्क में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अवयवी कण ये पहला इसके संपर्क में है, दूसरा इसके संपर्क में है, तीसरा इसके संपर्क में है, और चौथा इसके संपर्क में है, यानी कि इसका उपसा संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो पहला सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में द्विविमीय उपसा संयोजन संख्या होता है 4। अगला सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता किस में होता है। तो आप पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता HCP और SCP और CCP, CCP को ही क्या कहते हैं, FCCB कहते हैं। तो इस दोनों में उच्च संकुलन क्षमता होता है सबसे ज़्यादा, वो भी कितना होता है, 74%। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, इसमें से कोई है, C है, षटकोणीय निविड संकुलित,
जालक, HCP जालक। तो HCP जालक में संकुलन क्षमता उच्चतम होगा, उच्चतम माने सबसे अधिक, क्योंकि इस प्रकार के जालक में 74% भाग भरा होता है। संकुलन क्षमता का मतलब हुआ, जैसे आप एक यूनिट सेल में सोचते हैं तो एक यूनिट सेल में अवयवी कणों से कितना भाग भरा हुआ है, ऑक्यूपाइड है, वही उसका संकुलन क्षमता होता है। संपूर्ण भाग का कितना भाग अवयवी कणों से भरा हुआ है वो होता है संकुलन क्षमता। और जितना खाली है, शेष बचा हुआ जगह है, वो होता है रिक्त स्थान, उसको खाली स्थान बोल सकते हैं। तो उच्चतम संकुलन क्षमता किस में होता है? HCP में। तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके आधा मोल में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं? यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा है। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है। यदि अवयवी कणों की संख्या n हो, ठीक, या परमाणु बोल सकते हैं कि परमाणु की संख्या n हो, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां, मान लेते हैं कि एटम कितना है n, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसका संख्या हो जाता है 2n, इसका दुगुना। जैसे एक यूनिट सेल में मान लिया गया कि n एटम है, तो उस यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा? इसका दुगुना 2n। और अष्टफलकीय रिक्तियां ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर होती है, जितना अवयवी कण है उसके संख्या के बराबर होगा। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा इसके बराबर। तो ये आप फार्मूला ध्यान पे रखिएगा, तो आसानी से बन जाएगा। यदि एटम n हो, परमाणु की संख्या n हो, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उसका दुगुना 2n हो जाएगा, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ हमको किसके बारे में पूछ रहा है? चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है, इसमें जितने अवयवी कण होंगे, जितने परमाणु होंगे, उसका चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा? दोगुना होगा। तो यहाँ पे इसके कितने मोल लिए गए हैं? आधा मोल लिए गए हैं। कोई यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसका कितना मोल लिया गया है? आधा मोल। तो अवयवी कणों की संख्या आधा मोल लिया गया है, तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा? इसका दोगुना। तो आधा मोल का दोगुना कितना होता है? 1 मोल। अब 1 मोल तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हमको संख्या लिखना है, तो मोल को कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल में होते हैं, इतने कण होते हैं अवयवी कण। तो चूंकि इस संरचना में अवयवी कण आधा मोल है, तो इस संरचना में चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा? इसका दोगुना। तो आधा मोल का दोगुना 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 गुना 10⁻23। तो इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएंगे? 6.022 गुना 10⁻23। तो ये होगा इस सवाल का उत्तर। अगर आपको पूछता कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ इसमें कितनी होंगी, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं? जितने अवयवी कण उतने अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अवयवी कण आधा मोल, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी आधा मोल। अगर पूछता टोटल रिक्तियाँ, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय को जोड़ देते, तो 1 मोल यानी कि इतना चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, आधा मोल इसका आधा अष्टफलकीय रिक्तियाँ, दोनों को जोड़ देते तो टोटल रिक्ति पता चलता। अभी हमको सिर्फ चतुष्फलकीय रिक्ति पूछ रहा था, तो सिर्फ चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा? 6.022 गुना 10⁻23। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला, तो इस पर आधारित भी सवाल बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक यौगिक 2 तत्व M और N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यहाँ पे अध्यासित करने का मतलब हुआ ओवरलैप करना, उसमें स्थित होना। यौगिक का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे नया क्वेश्चन आया है, यौगिक के सूत्र से संबंधित। तो यौगिक का सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, इसको याद नहीं कर सकते हैं, इसको निकालने का तरीका है, ये एक सवाल है। अगर आप एक क्वेश्चन में सीख जाते हैं कि यौगिक का सूत्र कैसे निकलता है, तो फिर इस पर आधारित कोई भी सूत्र होगा, मतलब यौगिक का सूत्र जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो वैसा कोई भी क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे सीख लेना कि किस प्रकार से यौगिक का सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक यौगिक है जो 2 तत्व M और N से बना है। तो यौगिक के सूत्र में क्या आएगा? M और N आएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं, M और N के टर्म में होगा यौगिक का सूत्र। तो सूत्र निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है, इस संरचना में M के कितने परमाणु हैं, N के कितने परमाणु हैं। अगर ये पता चल जाएगा तो उसके परमाणुओं की जो संख्या है उसका सरलतम अनुपात निकाल दीजिए, वही उसका यौगिक का सूत्र हो जाएगा। उसी की सहायता से यौगिक का सूत्र हम निकाल लेंगे। तो हमको M और N के परमाणु निकलेंगे कैसे? ये तो CCP संरचना है। तो 2 तरीका है, या तो मान लीजिए कि CCP संरचना में N के परमाणु कितने हैं, ठीक, और उसकी सहायता से M निकल जाएगा, क्योंकि M
कहाँ पर है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में है। तो एक वो तरीका है। और दूसरा तरीका है एक यूनिट सेल लेकर के बना लीजिए। सबसे आसान यही तरीका है कि इसका एक यूनिट सेल सोचिए और यूनिट सेल में यौगिक का सूत्र निकालिए, तो वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से यौगिक का सूत्र। ये कौन सी संरचना है? सीसीपी संरचना है, सीसीपी संरचना। सीसीपी को ही क्या कहते हैं? एफसीसी। तो इसका एक यूनिट सेल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिट सेल है एफसीसी यूनिट सेल। इस संरचना का हम एक यूनिट सेल लेकर के यौगिक का सूत्र निकालेंगे। तो एक यूनिट सेल में, एक एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं? तो एक एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु होते हैं 4, 8 कोना को मिला के 1 परमाणु और 6 फेस को मिला के 3 परमाणु। तो टोटल परमाणु कितने हो जाते हैं? 4। तो ये सीसीपी संरचना कौन बनाता है? तत्व एन ही बनाता है सीसीपी संरचना। यानी कि इसका जो यूनिट सेल होगा, उसके यूनिट सेल में जो एटम होंगे वो किसके एटम होंगे? इसी एन के एटम होंगे। तो हमारा एन का परमाणु का संख्या निकल गया है। एन का परमाणु कितना? तो जितना इसके एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। अब यहाँ पे देखिए सीसीपी संरचना बोला है, सीसीपी को ही एफसीसी कहा जाता है, ठीक है ना। हम लोग यूनिट सेल में एफसीसी पढ़ते हैं। तो इस एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है 4। और ये यूनिट सेल कौन सा तत्व बना रहा है? तत्व एन, क्योंकि तत्व एन ये पूरा संरचना ही बना रहा है। तो यूनिट सेल में भी एन के ही परमाणु होंगे। तो तत्व एन के परमाणु की संख्या निकल गया 4। फिर देखिए यहाँ पे हम एक यूनिट सेल का चर्चा कर रहे हैं। एक यूनिट सेल की सहायता से यौगिक का सूत्र निकालेंगे। तो एन के परमाणु निकल गए 4। अब एम कहाँ पर है? तो एम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। अर्थात एम के परमाणु सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। यानी कि इस यूनिट सेल में, हम एक यूनिट सेल को लेकर के बना रहे हैं, तो इस एक यूनिट सेल में जितने चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी उसके कितने भाग में? 1/3 भाग में किसके परमाणु होंगे? एम के परमाणु। तो एम के परमाणु की संख्या निकाल रहे हैं। एम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का, जितने भी चतुष्फलकीय रिक्ति हैं उसके 1/3 भाग में है। तो सबसे पहले हम चतुष्फलकीय रिक्ति निकालते हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्ति का ऊपर में फॉर्मूला बताया गया था, जितना परमाणु होगा उसका दुगुना चतुष्फलकीय रिक्ति होगा। तो परमाणु कितना है इस यूनिट सेल में? 4। तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा? इसका दुगुना 8। तो चतुष्फलकीय रिक्ति 8 है। तो इसी चतुष्फलकीय रिक्ति में कौन है? एम के परमाणु। लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि सारे चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने भाग में है? 1/3 भाग में है। तो हर एक चतुष्फलकीय रिक्ति में पूरा नहीं है तो 8 चतुष्फलकीय रिक्ति में, लेकिन 8 के कितना भाग में है? 1/3 भाग में। इसका 1/3 कर दिया गया। तो एम और एम के परमाणु निकल गए। एन के परमाणु कितने निकले? 8/3। तो एन के परमाणु 4, एम के परमाणु 8/3। ये कैसे निकला? तो तत्व एन सीसीपी संरचना बनाता था, तो इसका एक यूनिट सेल में परमाणु देखे 4, यानी कि इसके परमाणु की संख्या हो गया 4। एम चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में है। तो यदि परमाणु की संख्या 4 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति दुगुना कितना हो जाएगा? 8। और उसका कितने भाग में? 1/3 भाग में एम है। तो एम के परमाणु निकल गए। अब इसको सरल अनुपात में बदल दीजिए तो यौगिक का सूत्र निकल जाएगा। सरल अनुपात में कैसे बदले? तो यहाँ पर देखिए, हम इस जगह पे बता रहे हैं। सूत्र में देखना है, सूत्र में पहले m है फिर n है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर में m और फिर लिख रहे हैं n। इसका हम सरल अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो m के परमाणु कितने हैं? 8/3। m के परमाणु है 8/3 और फिर ये भाग का चिन्ह है तो भाग दिए। n के परमाणु कितने हैं? 4। n के परमाणु 4 से भाग दिए। तो यहाँ पे देखिए 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में। तो m/n बराबर कितना निकला? 2/3। ये 3 ऊपर में 2 है। तो m और n का अनुपात निकला 2:3। तो यौगिक का सूत्र इसी से निकल जाएगा। यौगिक के सूत्र में m कितना बार आएगा? 2 बार, और n कितना बार आएगा? 3 बार। यानी कि यौगिक का सूत्र हो जाएगा M2N3। ऐसा कोई ऑप्शन है? M2N3 ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है M2N3। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ए। यौगिक का सूत्र होगा M2N3। तो इस तरह से हम सवाल बनाएं। तो आपको ये कंसेप्ट समझना है कि यौगिक का सूत्र पूछा गया तो हम एक यूनिट से लिए, ठीक, और उसकी सहायता से ये सवाल बनाए। अब जो तत्व के परमाणु हैं वो हम देखें कि कहाँ कहाँ पे वो तत्व के परमाणु हैं, उसकी सहायता से हम परमाणु की संख्या निकालें। और परमाणु की संख्या जब निकल गया तो उसको सरल अनुपात में बदल दिया गया, और सरल अनुपात में बदले तो हमारा यौगिक का सूत्र निकल गया। वैसे इसको बनाने का एक और तरीका है, हम तो एक यूनिट से लेकर के बनाया है ना। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि सीसीपी संरचना तो n बनाता है, तो हम यूनिट से लेकर के नहीं बनाना चाहते हैं। सीसीपी संरचना में हमको पता कहाँ कि कितने तत्व हैं n के। तो एक और उपाय है,
मान लीजिए कि ये तत्व N जो CCP संरचना बनाता है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि CCP संरचना में तत्व N के परमाणु कितने हैं, तो X है। तत्व N के परमाणु डायरेक्ट मान लेते हैं X, हमको पता नहीं है। तो इस CCP संरचना में जो कि तत्व N बनाता है, उस N के परमाणु कितने हैं, X। अब M के परमाणु निकालते हैं। M कहाँ है, तो M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में। तो सोचिए किसी संरचना में परमाणु की संख्या कितना है, X, हम ये माने हैं ना, जो कि किससे मिल करके बना है, तत्व N से मिल करके बना है, तो उसकी संख्या X है। तो उस संरचना में चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा, इसका दोगुना। तो X का दोगुना चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा, 2X। लेकिन M के जो परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के कितने भाग में है, 1/3 भाग में। तो इसका 1/3 कर दीजिए 1/3 भाग में। तो N के परमाणु निकल गए और M के परमाणु निकल गए। अब यौगिक का सूत्र निकालना है, तो इस दोनों को सरल अनुपात में बदल दीजिए। सूत्र में पहले M है फिर N है, तो M/N कर दिए। M के परमाणु है 2X/3 अब बट्टा N के परमाणु है X, X से X कैंसिल हो गया, ये कितना आया 2/3। तो M और N का अनुपात देखिए, M और N का अनुपात कितना आया है, 2/3। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, M2N3। यौगिक का सूत्र M2N3। तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक यूनिट सेल मान करके भी बना सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक यौगिक 2 तत्व X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं जो कि रिनाइन है से CCP बनता है, माने Y तत्व के जो भी अवयवी कण हैं वो क्या बनाते हैं, CCP। और X तत्व के जो परमाणु हैं वो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हैं, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हैं। तो यौगिक का सूत्र, फिर यौगिक के सूत्र पे आधा ही सवाल आ गया। हम फिर एक यूनिट से लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा संरचना बनता है, CCP। CCP को ही क्या कहते हैं, FCC। तो एक FCC यूनिट सेल लेकर के चलते हैं। एक FCC यूनिट सेल में हम यौगिक का सूत्र निकालेंगे इसी की सहायता से। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा तत्व के परमाणु कहाँ पर है। तो Y तत्व के परमाणु से CCP बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस एक यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या होगा वो किसका परमाणु होगा, Y तत्व का परमाणु, क्योंकि Y तत्व का परमाणु ही ये संरचना बनाता है। तो Y तत्व का परमाणु कितना हो जाएगा, इस एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 4, तो Y तत्व का परमाणु 4। FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है, 4 अवयवी कण होते हैं, तो Y के परमाणु 4। अब X के परमाणु निकालते हैं। X के परमाणु कहाँ है, तो X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हैं, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हैं। तो अब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, फिर सूत्र याद कीजिए। यदि अवयवी कणों की संख्या n हो तो चतुष्फलकीय रिक्ति उसका दोगुना 2n, अष्टफलकीय रिक्ति उसके बराबर n है। तो इस यूनिट सेल में परमाणु कितने हैं, 4। तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना हो जाएगा, 4। अष्टफलकीय रिक्ति में कौन सा तत्व का परमाणु है, X तत्व का परमाणु पूरा भरा हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन में था कि 1/3 भाग में वो M के परमाणु भरा था, यहाँ पे X के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा है। इसमें नहीं कि इतना ही हिस्सा में भरा है, पूरा भरा है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी है 4, और चारों अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा हुआ कौन, X के परमाणु। तो X के परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब X और Y का परमाणु का संख्या निकला, तब इसको सरलतम अनुपात में बदल दीजिए, यौगिक का सूत्र निकल जाएगा। तो यौगिक के सूत्र में पहले X है फिर Y है, लेकिन ये X/Y 4/4 कट के क्या आ जाएगा, 1/1, यानी कि X और Y का अनुपात कितना निकला। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि X अनुपात Y बराबर 1/1। तो यौगिक का सूत्र क्या आएगा इस अनुपात से, XY। XY है कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है XY, तो इसका उत्तर हो जाएगा D, इनमें से कोई नहीं। हम जो यौगिक का सूत्र निकाले, हमारा सूत्र निकला XY, A, B और C में कोई भी XY नहीं है, एक D ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा सही जवाब। तो हम एक यूनिट से लेकर के बनाए। वैसे इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि Y तत्व के परमाणु से CCP बनता है, X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा है। तो सोचिए अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतनी ही होती है जितनी अवयवी कणों की संख्या होती है। ठीक, तो Y तत्व के परमाणु क्या बनाता है, CCP। तो इस संरचना में जितने Y के परमाणु होंगे उतने ही X के परमाणु होंगे, क्योंकि X के परमाणु कहाँ पर है, अष्टफलकीय रिक्तियों में।
तो जितना उसमें अवयवी कण होगा उतना ही अष्टफल की रिक्ति होगा। तो जितना Y तत्व के परमाणु होंगे उतना ही X तत्व के परमाणु होंगे, तो सेम आएगा। सेम आएगा तो उसको सरलतम अनुपात में निकालेगा तो कितना आएगा 1:1। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा XY। XY कोई नहीं था तो इसका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला सवाल फिर यही है, यौगिक के सूत्र पर ही आधारित क्वेश्चन है। ये सवाल है कि X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक। अब यौगिक बन रहा है X और Y से। ठीक, एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर और Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे X और Y के परमाणु का लोकेशन दे दिया है। X के परमाणु कहाँ हैं? घन के कोनों पे, कॉर्नर पे है, और Y के परमाणु है फलक केंद्र यानी कि फेस सेंटर पे है। तो यौगिक का सूत्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा संरचना में ये क्रिस्टलीकृत हो रहा है। तो ये यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो आप एक फिर से यूनिट सेल मान लीजिए। कैसा यूनिट सेल? तो घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत हो रहा है तो एक घनीय क्यूबिक यूनिट सेल मान लेते हैं। अब उस क्यूबिक यूनिट सेल के यानी कि उस घन के कोनों पर क्या है? X के परमाणु। तो हम X के परमाणु की संख्या निकाल ले रहे हैं इस सवाल में X के परमाणु कितने हैं? तो X के परमाणु घन के कोनों पर है। अब घनीय यूनिट सेल लेंगे तो घनीय यूनिट सेल में कितना कोना होता है? 8 कोना होता है। अब 8 कोना पर अगर X के परमाणु है तो 8 कोना को मिला करके जो इफेक्टिव एटम होता है, प्रभावी परमाणु एक यूनिट सेल के अंदर, उसका संख्या कितना होता है? 1। तो X के परमाणु की संख्या निकल गया 1। Y के परमाणु कहाँ है? Y के परमाणु फलक केंद्रों पे है। अब घनीय यूनिट सेल हम शुरू में ही बोल दिए थे कि यूनिट सेल लेकर के बना रहे हैं। तो घनीय संरचना है, घन है, तो उसका हम एक यूनिट सेल का चर्चा कर रहे हैं। एक घनीय यूनिट सेल में 6 फेस सेंटर होते हैं और 6 फेस सेंटर पे किसके परमाणु है? Y के परमाणु है। तो 6 फेस सेंटर को मिला करके Y के परमाणु का संख्या निकल जाएगा 3। X के परमाणु घन के कोनों पे थे तो एक घनीय यूनिट सेल में 8 कोना होता है। 8 कोना को मिला करके एक परमाणु होता है। तो X कोना पे है यानी कि X का परमाणु 1। Y सभी फलक केंद्र पे है। तो एक घनीय यूनिट सेल में 6 फलक केंद्र होता है। 6 फलक केंद्र को मिला करके 3 परमाणु होते हैं। तो Y के परमाणु की संख्या कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब इसको सरलतम अनुपात में बदलिए और का सूत्र निकलेगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, सूत्र में पहले X है फिर Y है। तो हम X को भाग देते हैं Y से। X का परमाणु 1 और Y का परमाणु 3। तो X और Y का अनुपात कितना आया? X:Y = 1:3, 1:3 आया। तो इसे यौगिक का सूत्र बना दीजिए। X का परमाणु 1 और Y का परमाणु लेंगे 3। तो यौगिक का सूत्र क्या निकलेगा? XY3। अब ये छठा क्वेश्चन था, तो छठा क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है? A। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A, XY3। तो ये सवाल बना। तो इसी तरीके से यौगिक का सूत्र पर आधारित कोई भी सवाल होगा उसको आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन है, पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप सहसंयोजन संख्या है। तो BCC में उप सहसंयोजन संख्या होता है 8, यानी कि उसमें एक अवयवी कण अपने निकट के 8 अवयवी कणों के संपर्क में होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? B। 8वां नंबर सवाल है, एक कोशिका यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र क्या है? ये सूत्र भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। इस चैप्टर में एक ही सूत्र है मुख्य रूप से घनत्व का, यूनिट सेल का घनत्व। तो यूनिट सेल का घनत्व का वैसे सूत्र होता है ZM/AQNA, लेकिन इसको आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। उसको डिराइव करने के लिए भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। किसका सूत्र याद होना चाहिए? घनत्व का। जैसे हम निकाल करके बता दे रहे हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। अब किसका घनत्व निकालना है? तो यूनिट सेल का घनत्व निकालना है। और हम घनीय यूनिट सेल का घनत्व निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सूत्र है वो घनीय यूनिट सेल का सूत्र निकाला गया। तो यूनिट सेल का घनत्व क्या हो जाएगा? तो घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र हो जाएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक यूनिट सेल में जितने अवयवी कण हैं उसका टोटल द्रव्यमान होगा, वही यूनिट सेल का द्रव्यमान हो जाएगा। तो कैसे लिखें? तो इस प्रकार से समझिए कि यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या हमको पता नहीं है, अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग होता है। तो कोई सवाल देगा तब तो हमको पता चलेगा, अभी तो हमको सूत्र बताना है। तो हम मान लेते हैं यूनिट सेल में कितने अवयवी कण हैं?
जेड। यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या जेड है। और एक अवयवी कण, जैसे परमाणु मान लीजिए, एक परमाणु, तो एक परमाणु का द्रव्यमान m है, ठीक। तो अगर 2 परमाणु रहता तो उसका द्रव्यमान क्या बताते, 2m। 3 परमाणु रहता तो उसका क्या द्रव्यमान बताते, 3m। 4 परमाणु रहता तो क्या बताते, 4m। उसी तरीके से यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं वैसे जेड परमाणु, तो जेड परमाणु का द्रव्यमान कितना, तो एक परमाणु का द्रव्यमान m, तो जेड परमाणु का द्रव्यमान जेड गुणा m, तो जेड गुणा m। तो ये यूनिट सेल का द्रव्यमान हुआ। यूनिट सेल में जितने अवयवी कण हैं, हम मान लिए कि एक यूनिट सेल में जेड अवयवी कण है, एक अवयवी कण का द्रव्यमान m, तो संपूर्ण यूनिट सेल का द्रव्यमान जेड m बट्टा नीचे में लिखना आयतन, किसका आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन, क्योंकि घनत्व तो किसका निकालने जा रहे हैं, यूनिट सेल का, तो आयतन भी किसका लिखेंगे, यूनिट सेल का। अब यूनिट सेल का आयतन कैसा है, अभी बताया गया था कि हम घनीय यूनिट सेल ले रहे हैं, क्यूबिक, तो जो घन का आयतन होगा वही यूनिट सेल का आयतन होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, किनारा का पावर 3। तो मान लेते हैं कि इस यूनिट सेल का किनारा क्या है, a, तो इसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, a का पावर 3, ये सूत्र है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई भी ऐसा है, ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिया है, परमाणु द्रव्यमान। और अगर आप घनत्व का अगर इसमें देखिएगा यूनिट, तो इसका यूनिट आएगा ग्राम प्रति, किनारा यदि मीटर में लिए हैं तो मीटर क्यूब, किनारा मीटर में लेंगे तो मीटर क्यों आएगा, ये ग्राम में आएगा। ग्राम में क्यों आएगा, क्योंकि ये मूल द्रव्यमान लिया गया है। ये जो m है, कैपिटल M, वो मूल द्रव्यमान है। हम कौन सा द्रव्यमान लिए हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो अगर आपको ग्राम के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ग्राम के टर्म में लिखने के लिए हमको यहाँ पे मूल द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। तो इसको मूल द्रव्यमान करके देखते हैं, जेड। और ध्यान दीजिएगा, मूल द्रव्यमान जितना अगर एक परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है उसी को ग्राम में लिख देते हैं, तो वही उसका कौन सा द्रव्यमान होता है, मूल द्रव्यमान। तो वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको हम कैपिटल M लिखते हैं। अब ये कौन सा द्रव्यमान हो जाएगा, मूल द्रव्यमान, बट्टा में क्या है, a क्यूब। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये कितने परमाणु का द्रव्यमान है, जेड परमाणु का द्रव्यमान, ये AMU के टर्म में है, हमको लिखना है ग्राम के टर्म में। तो हम तो m तो लिख दिए मूल द्रव्यमान, लेकिन मूल द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल का द्रव्यमान, लेकिन हमको एक मोल परमाणु का द्रव्यमान थोड़ी नहीं लिखना है, एक ही परमाणु का द्रव्यमान लिखना है, ग्राम के टर्म में लिखना है। और एक परमाणु के द्रव्यमान को किससे गुना करना है, जेड से, क्योंकि यूनिट सेल में कितना परमाणु है, जेड परमाणु। तो एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे एवोगाड्रो संख्या से, एक मोल से भाग दे देंगे, 6.022 गुना 10 का पावर 23, क्योंकि ये तो ग्राम में द्रव्यमान आ गया, लेकिन ये एक मोल का द्रव्यमान है। हमको यहाँ पे किसका द्रव्यमान लिखना है, एक परमाणु का द्रव्यमान लिखना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इसीलिए Na से भाग दिया गया है। तो ये यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र हुआ Zm/Na। ये हुआ 8वां नंबर सवाल। 9वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है, BCC जालक की यूनिट सेल में रिक्त स्थान है, खाली स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो संकुलन क्षमता आपको पता है कि BCC जालक की यूनिट सेल का संकुलन क्षमता 68%। वैसे इसको भी डिराइव कर सकते हैं, प्रत्येक का संकुलन क्षमता याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, डिराइव करने में बहुत लंबा चला जाता है, याद रखने में ज़्यादा बेटर है। सबसे ज़्यादा होता है HCP और CCP का संकुलन क्षमता 74%। यहाँ पे BCC जालक की यूनिट सेल में पूछा है तो 68% संकुलन क्षमता होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, रिक्त स्थान। संकुलन क्षमता माने भरा हुआ स्थान, तो यूनिट सेल का भरा हुआ स्थान BCC जालक में कितना होता है, 68%। तो खाली स्थान कितना होगा, 32%। 100 में से 68 घटाइए, तो जो रिक्त स्थान है, रिक्त वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 32%, क्योंकि 68% भाग भरा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा D, 32%। तो किसी का भी रिक्त स्थान पूछे ना, तो देखिए संकुलन क्षमता कितना है, 100 में से उसको माइनस कर दीजिए तो रिक्त स्थान आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि निविड़ संकुलित क्लोज पैक गोलों की संख्या n हो तो अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्रमशः होती है। यहाँ पे वास्तव में फार्मूला पूछ दिया है, क्लोज पैक्ड गोलों की संख्या कितनी है, n। तो क्लोज पैक्ड गोलों की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति उसका दुगुना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n। अष्टफलकीय रिक्तियाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, n। कब, यदि गोलों की संख्या कितना हो, n हो, क्लोज पैक्ड गोलों की संख्या n हो। तो यहाँ पे पूछा है, तो पहले पूछा है अष्टफलकीय रिक्ति, बाद में पूछा है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्रमशः होती है, क्रमशः पूछा है। तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितना हो जाएगा, n, और चतुष्फलकीय रिक्ति का संख्या दोगुना,
n का दुगुना 2n। तो पहले अष्टफल की रिक्ति लिखना है, यानी कि पहले n, अब बाद में चतुष्फल की रिक्ति देखना है, बाद में 2n। ऐसा ऑप्शन कौन है? ए। यहाँ पे देखिए 2n n वाला भी है, तो क्रमशः देखना, अष्टफल की रिक्ति n ही होगा और चतुष्फल की रिक्ति बाद में है, तो बाद में क्या होगा? 2n। इसका उत्तर हो जाएगा ये। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से युग्म में चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियाँ होती है? BCC, FCC, HCP सिंपल क्यूबिक, HCP, CCP, BCC और HCP। बोला है कौन से युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा, दोनों में चतुष्फल की रिक्तियाँ और अष्टफल की रिक्तियाँ होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये पता करना होगा कि चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियाँ बनता कैसे है। तो याद कीजिए, जब षटकोणीय है, 2D वाला षटकोणीय लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं तो उससे चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों का निर्माण होता है, ठीक। और दूसरा लेयर के ऊपर फिर तीसरा लेयर रखते हैं तो हमको 3 डायमेंशनल पैकिंग वहाँ पे प्राप्त होता है। और 3 डायमेंशनल पैकिंग में 2 प्रकार का स्ट्रक्चर हमको मिलता है, एक मिलता है HCP, एक मिलता है CCP। यानी कि HCP और CCP में ही चतुष्फल की या अष्टफल की रिक्तियाँ दिखाई देंगी और किसी में भी दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो किससे बनता है? तो वो 2D हेक्सागोनल षटकोणीय लेयर से बनता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कौन से युग्म में चतुष्फल की या अष्टफल की रिक्तियाँ होती है, तो ऐसा सिर्फ 2 ही है। कौन कौन? HCP और CCP। तो इसी दोनों में चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियाँ होंगी, इस दोनों के अलावा और किसी में चतुष्फल की या अष्टफल की रिक्तियाँ नहीं होगा, क्योंकि चतुष्फल की या अष्टफल की रिक्तियाँ बनता है किससे? तो 2D हेक्सागोनल लेयर के ऊपर जब लेयर रखते हैं उससे बनता है। और हेक्सागोनल लेयर को रिपीट करके रखा जाए, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर ऐसे करके रिपीट किया जाए तो 2 टाइप का संरचना बनता है, HCP और CCP। इसीलिए चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियाँ सिर्फ कहाँ दिखेंगे? HCP और CCP में। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। 12 नंबर सवाल है, एक धातु का रवाकरण, रवाकरण माने क्रिस्टलाइजेशन, HCP संरचना में होता है तो धातु की उप सहसंयोजन संख्या है। तो HCP संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होता है 12, ये याद रखिएगा। FCC में भी होता है 12 जिसको CCP बोलते हैं, और HCP में भी होता है 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D 12। HCP संरचना में धातु का उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा? 12। 13 नंबर सवाल है कि HCP यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है। 13 नंबर सवाल पे आ जाते हैं फिर से। HCP यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। NCERT के बुक में HCP यूनिट सेल का चर्चा नहीं किया है। तो HCP यूनिट सेल में परमाणु का संख्या होता है 6, लेकिन आप जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे होगा HCP यूनिट सेल में। तो हम आपको दिखला रहे हैं कि इस प्रकार से 6 होगा। हम एक HCP यूनिट सेल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक HCP यूनिट सेल बना है। अब इसी में बोल रहा है कि परमाणु की संख्या कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा परमाणु का लोकेशन, कि परमाणु इसमें होते हैं कहाँ कहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें ऊपर में देखिए तो एक हेक्सागन जैसा बनता हुआ दिख रहा है, हेक्सागोनल फेस, और नीचे में भी एक हेक्सागोनल फेस दिख रहा है। आप इसको डब्बा की तरह देखिए, डब्बा की तरह, ऊपर में फेस है, नीचे में फेस है, हेक्सागोनल फेस है, षटकोणीय है। तो ऊपर वाले हेक्सागोनल फेस के सभी कोने पे होता है एटम, यहाँ सभी कोने पे होता है, 6 कोना है, 6 कोना पे। नीचे वाला भी ये जो फेस है हेक्सागोनल फेस, इसके कोना पे एटम होता है। इसके अलावा दोनों फेस के सेंटर पे, ऊपर वाला फेस के सेंटर पे और नीचे वाला फेस के सेंटर पे भी अवयवी कण होता है। इसके अलावा भी होता है, 3 बॉडी के अंदर होता है। ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के बॉडी के अंदर में 3 यूनिट सेल होता है। इसको इस तरह से दिखला रहे हैं, ठीक है ना, इसको इस तरह से दिखला रहे हैं, तीनों बॉडी के अंदर है। तो चूँकि ये HCP वाला है तो इसके लेयर में 2 गोला के बीच में जो तीसरा गोला रहता है, इसलिए ये इस प्रकार से समझिएगा इस तीनों को, लेकिन बॉडी के अंदर में समझिएगा। तो इस प्रकार से HCP यूनिट सेल होता है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो देखना है बॉडी के अंदर कितने परमाणु हैं, 3। तो बॉडी के अंदर वाला परमाणु पूरा यूनिट सेल के अंदर में रहता है, तो अंदर वाला परमाणु का संख्या कितना हो जाएगा? अंदर वाले परमाणु की संख्या 3। इसको हम अलग से लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अंदर वाले परमाणु कितने हैं? 1 2 3 बॉडी के अंदर, तो 3 प्लस ये देखिए तो कॉर्नर पे, ऊपर वाले फेस के कॉर्नर पर भी तो है। कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये प्रत्येक कॉर्नर पर जो परमाणु है उसका कुछ ही भाग यूनिट सेल के अंदर में है। तो प्रत्येक कॉर्नर के परमाणु का 1/4
6 भाग ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है, 6 कॉर्नर। तो 6 कॉर्नर का 1/6 भाग अंदर में होगा, तो 6 कॉर्नर को मिला करके कितना भाग अंदर में हो जाएगा, तो एक प्रत्येक कॉर्नर का 1/6 भाग अंदर में है। ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है, 6 कॉर्नर। तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे, 1 एटम। यानी कि ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 कोना को मिला करके यूनिट सेल के अंदर में कितने परमाणु, 1 परमाणु, क्योंकि प्रत्येक कोना वाला परमाणु का 1/6 भाग ही यूनिट सेल के अंदर में होता है। तो 6 कोना वाला परमाणु को मिलाया जाए तो टोटल कितना परमाणु यूनिट सेल के अंदर में होगा, 1। और ऐसे ही नीचे वाले 6 कोना को मिलाया जाए, नीचे वाले 6 कोना को मिलाया जाए तो कितने एटम यूनिट सेल के अंदर में होंगे, 1। तो ऊपर वाला 6 कोना नीचे वाला 6 कोना को मिला करके 1 और 1 टोटल कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु यूनिट सेल के अंदर। एक और लोकेशन बचा हुआ है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस। तो फेस का आधा योगदान होता है, फेस वाला आधा एटम यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा एटम यूनिट सेल के बाहर। तो ये फेस वाला आधा एटम, ये फेस वाला आधा एटम मिलकर के कितना एटम यूनिट सेल के अंदर हो जाएगा, 1 एटम। तो प्लस कर दिए 1, तो टोटल एटम कितना हो गया, 3 2 5 1 6। कैसे हुआ 6, तो बड़ी वाला 3 पूरा पूरा यूनिट सेल के अंदर में है, तो तीनों को हम काउंट करेंगे। फेस वाला पे आते हैं। फेस वाला, ऊपर वाला फेस वाला आधा यूनिट सेल के अंदर है, नीचे वाला फेस वाला आधा यूनिट सेल के अंदर में है। तो 2 फेस को मिलाकर कितना एटम हो गया, 1 एटम यूनिट सेल के अंदर में। तो 3 के बाद ये 1 एटम। ऊपर वाला जो षटकोणीय फेस के कोना पे है और नीचे वाला षटकोणीय फेस के कोना पर जो एटम है, तो ये 6 कोना वाले एटम को मिला करके 1 एटम, ऊपर वाले 6 कोना वाले एटम को मिला करके 1 एटम। तो 6 कोना को मिला करके 1 और ये 1 टोटल 2 एटम हुआ, तो प्लस 2 एटम किया गया। यानी कि टोटल इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं, 6। इसको याद रखिएगा, उसी में बढ़िया है कि HCP यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6। वैसे यहाँ पे समझ गए होंगे किस प्रकार से 6 होता है। 14 नंबर सवाल है, FCC संरचना में संकुलन क्षमता होती है। ये तो वैसे ही पता रहता है, FCC संरचना, CCP को ही क्या बोलते हैं, FCC। तो CCP और HCP में 74% होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा C, 74%। 15 नंबर सवाल है, FCC संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे HCP में पूछा गया था। तो HCP और FCC दोनों में सेम होता है उप सहसंयोजन संख्या, कितना, 12। इसका उत्तर हो गया D, 12। 16 नंबर सवाल है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो देखिए ये पीछे वाला सवाल है, दूसरा MCQ में भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा वहाँ पे वर्ड अलग हो सकता है लेकिन सेम क्वेश्चन था। घनाकार क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल है, इसमें ब्रेविस जालकों की संख्या पूछा है। तो घनाकार क्रिस्टल में 3 टाइप के जालक होते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसका उत्तर हो जाएगा C। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3। ये था 16 नंबर सवाल। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, एक विमीय निविड़ संकुलन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो जब हम शुरू किए थे पहला क्वेश्चन, वहाँ पे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बताया गया था कि गोलों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो एक दूसरे को संपर्क कराते हुए यदि हम एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं तो इस पैकिंग को क्या कहते हैं, ये गोलों का पैकिंग क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या कह रहा है, उप सहसंयोजन संख्या। तो इसमें देखिए एक गोला कितने गोला के संपर्क में है, देख लीजिए ये गोला कितने गोला के संपर्क में है, तो एक इधर एक इधर। तो एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने अवयवी कण के संपर्क में है वही उसका उप सहसंयोजन संख्या होता है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ये, इसमें एक अवयवी कण निकटवर्ती 2 अवयवी कण के संपर्क में है, अतः इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 2। वैसे मैं एक बार फिर से दिखला दे रहा हूँ, ऊपर में जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे देखिए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ना, एक विमीय निविड़ संकुलन ये। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो गोला है, ये गोला एक इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है, तो ये 2 गोला को टच कर रहा है, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना देखे थे, 2D स्क्वायर पैकिंग में। तो एक गोला कितना गोला के संपर्क में था, 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वैसे इसमें भी बता सकते हैं, इसमें एक गोला कितने गोला के संपर्क में था, इधर ये, इधर ये, तीसरा गोला, चौथा गोला, पाँचवा, छठा। इसको गौर से देखिएगा, ये गोला इन 6 गोला को टच कर रहा है, 6 गोला को अपने निकटवर्ती 6 गोला के संपर्क में है, अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6।
तो 2D, ये ध्यान दीजिएगा, ये 2D वाला है। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो हमको पूछा है इस क्वेश्चन में एक विमीय में, तो एक विमीय में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक विमीय निविड संकुलन में उप संयोजन संख्या होती है, इसका उत्तर हो जाएगा 2। कौन सा है? बी होगा इसका सही उत्तर 2। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विविमीय निविड संकुलित संरचना 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कितने प्रकार से जनित की जा सकती है? फिर याद कीजिए, द्विविमीय क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो 2 प्रकार से बनता है। अभी तुरंत बताया गया था कि एक विमीय की सहायता से हम द्विविमीय पैकिंग करते हैं, ठीक है ना, और वही पैकिंग से प्राप्त संरचना को हम बोलते हैं पैक्ड स्ट्रक्चर, संकुलित संरचना। यहाँ पे पूछा है कि 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितने प्रकार से जनित की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर वाला, हेक्सागोनल वाला। तो यहाँ पे पूछा है 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार के पैकिंग से जो संरचना मिलेगा उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इस प्रकार के पैकिंग से जो संरचना मिलेगा उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो हमको पूछा है, ये दोनों के बारे में नहीं पूछा, हमको सिर्फ पूछा कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, द्विविमीय निविड संकुलित संरचना कितने प्रकार से जनरेट की जा सकती है, बनाई जा सकती है। तो हम 2D क्लोज पैकिंग देखेंगे, कितना प्रकार से 2D क्लोज पैकिंग करते हैं उतना ही प्रकार से 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जनरेट किया जाता है। ये 2 प्रकार से करते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी हम कितना प्रकार से जनरेट कर सकते हैं? 2 प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। एक स्क्वायर वाला होगा स्ट्रक्चर, एक हेक्सागोनल वाला होगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर 2 प्रकार से जनरेट किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विविम षटकोणीय निविड संकुलित संरचना 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? तो फिर 2D वाला देखना, हम लोग 2D वाला के बारे में पढ़े हैं। 2D वाला में कौन सा वाला क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पूछ रहा है? हेक्सागोनल। तो फिर देखिए 2D हेक्सागोनल, ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग में उप संयोजन संख्या कितना है? तो इसमें एक अवयवी कण कितने अवयवी कण के संपर्क में है? 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या 6। तो 2D हेक्सागोनल वाला में उप संयोजन संख्या होता है 6। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6, C। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में उप संयोजन संख्या होती है 6। एक और बात ध्यान दीजिएगा, 3D वाला भी होता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर। HCP यहाँ पे 2 डायमेंशनल वाला पूछा है, और 2 डायमेंशनल वाला जो एक लेयर है इसके ऊपर कई सारा लेयर रख देंगे तो 3 डायमेंशनल वाला भी मिलता है, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल वाला में जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर रखते हैं तो 2 प्रकार का संरचना मिलता है, एक मिलता है CCP, एक मिलता है HCP। तो 3D वाला जो HCP होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होने का संभावना है। अगर आपको बोला जाएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है HCP में, या सिर्फ बोला जाएगा कि HCP संरचना में, किसी क्रिस्टल के HCP संरचना में, तो हम समझ जाएंगे क्रिस्टल का HCP संरचना बोला यानी कि त्रिविमीय बोल रहा है। नहीं तो लिख देगा कि त्रिविमीय HCP संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऊपर में एक क्वेश्चन भी था तो हम बोलेंगे कि कितना होता है? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन 2 डायमेंशनल वाला में, 2D वाला में, तो 2D वाला में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में उप संयोजन संख्या 6 होता है। अब 20 नंबर सवाल में चलते हैं। 20 नंबर सवाल है, कौन से क्रिस्टल तंत्र में, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम से सवाल पूछ दिया है। MCQ 2 में था ये टॉपिक, एक्स्ट्रा सवाल आ गया है। हम बोले थे कि आज का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ निविड संकुलित संरचना, अष्टफल के चतुष्फल की रिक्तियाँ और संकुलन क्षमता पर आधारित होने वाला है, लेकिन क्रिस्टल सिस्टम इत्यादि से भी आ गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको भी। कौन से क्रिस्टल तंत्र में यूनिट सेल का पैरामीटर इस प्रकार से होता है? देखिए A बराबर नहीं है B का, बराबर नहीं है C का, मतलब तीनों अक्षीय लंबाई बराबर नहीं है। टोटल 6 पैरामीटर बढ़ते हैं ना, तो 3 अक्षीय लंबाई ये बराबर नहीं है, लेकिन तीनों अक्षीय कोण बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसको तरीका है याद रखने का। अगर आप शुरू वाला ऊपर का 3 क्रिस्टल सिस्टम देखिएगा, ऊपर वाला कौन होता है? तो सबसे पहले आता है क्यूबिक, ठीक, उसके बाद क्या आता है? टेट्रागोनल,
उसके बाद क्या आता है ऑर्थोरॉम्बिक। तो तीनों में बड़ा खास बात दिखाई देता है, तीनों में ये जो अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण है वो बराबर होता है तीनों में। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, सब में होता है 90 डिग्री। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अक्षीय कोण बराबर होता है तीनों में, क्यूबिक वाला में भी, टेट्रागोनल वाला में भी और ऑर्थोरॉम्बिक वाला में भी। लेकिन तीनों में इसमें अंतर होता है अक्षीय लंबाई में। अक्षीय लंबाई क्या होता है, तो क्यूबिक तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, सब कुछ बराबर होता है, तो ये तो बराबर है ही, ये भी बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर सी। अब इस दोनों में एक पैटर्न दिखता है, दो को बराबर रखिए ए और बी को, सी को बराबर नहीं करना है, और तीसरा वाला में तीनों को बराबर नहीं कीजिए, कोई भी बराबर नहीं है। तो खास पैटर्न है, इस तीनों को ध्यान में रखना बड़ा आसान है। तीनों में अक्षीय कोण बराबर है 90 डिग्री है, लेकिन अक्षीय लंबाई पहला नंबर क्यूबिक वाला में तीनों बराबर है, दूसरा नंबर पर जो है उसमें दो ठो बराबर है, ए बराबर बी, सी उसके बराबर नहीं है, और तीसरा नंबर वाला जो है उसमें तीनों अलग अलग है, कोई भी बराबर नहीं है, तो तीसरा नंबर वाला ऑर्थोरॉम्बिक है। तो ऐसा पैरामीटर किस में होगा ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक ये है विषम लंबाक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा डी। पूछ रहा है कौन से क्रिस्टल तंत्र में यूनिट सेल का पैरामीटर ऐसा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषम लंबाक्ष ऑर्थोरॉम्बिक। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो एफसीसी यूनिट सेल में हमको चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालना है। तो यदि इस यूनिट सेल में एफसीसी यूनिट सेल में हमको अवयवी कणों की संख्या पता है, तो हम चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बता सकते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति अवयवी कणों की संख्या का दोगुना होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होते हैं, कितने परमाणु होते हैं एक यूनिट सेल में, 4 परमाणु, 8 कोना को मिला के 1 परमाणु, 6 फेस को मिला के 3, तो टोटल 4। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं, 4 अवयवी कण होते हैं। तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, उसका दोगुना, तो 4 का दोगुना 8। वही फार्मूला, यदि एटम n हो तो टेट्राहेड्रल वाइड, चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा 2n। तो ये एटम कितना है एक एफसीसी यूनिट सेल में 4, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितना हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8। इसका उत्तर क्या हो गया 8। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 8। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है सीसीपी जालक में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है। सीसीपी को ही क्या बोलते हैं एफसीसी। तो रिक्त स्थान पूछा है, ऊपर में बीसीसी में भी एक क्वेश्चन में था रिक्त स्थान, यहाँ पे किस में पूछा है सीसीपी जालक में रिक्त स्थान। तो इसको बनाने का तरीका बताया गया था। सबसे पहले आप संकुलन क्षमता लिख लीजिए कितना है। तो सीसीपी और एचसीपी में उच्चतम संकुलन क्षमता होता है, कितना होता है संकुलन क्षमता 74%, माने इतना भरा हुआ भाग है, संकुलन क्षमता माने भरा हुआ भाग। तो रिक्त स्थान कितना होगा, तो 74% भरा हुआ भाग है, तो खाली भाग रिक्त स्थान कितना होगा 100 में से माइनस कर दीजिए 26%। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ए 26%। 23 नंबर सवाल है किसी फलक केंद्रित घनीय जालक एफसीसी जालक है में एक यूनिट सेल कितनी यूनिट सेलों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बोला कि एफसीसी जालक है, एफसीसी जालक संपूर्ण जालक में एक यूनिट सेल। तो सोचिए कि जालक में कहीं बीच वाला एक यूनिट सेल कल्पना कीजिए, बहुत सारा जालक मतलब बहुत सारा यूनिट सेल होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि एफसीसी जालक में एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल के द्वारा समान रूप से सहभाजित होगा। तो एक यूनिट सेल के हर तरफ से यूनिट सेल होगा। तो एक यूनिट सेल का एक ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फेस है, इधर वाला फेस है, इधर वाला फेस है, आगे वाला फेस है और पीछे वाला फेस है। तो टोटल कितना फेस होता है, अच्छा। तो इस वाले फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा, इस वाले के फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा, ऊपर वाले फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा, नीचे वाले फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा, आगे वाले फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा, पीछे वाले फेस की तरफ भी यूनिट सेल होगा। तो एक यूनिट सेल टोटल 6 यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एफसीसी जालक में पूछ रहा है एक यूनिट सेल कितनी यूनिट सेलों द्वारा समान रूप से सहभाजित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। 24 नंबर क्वेश्चन है एफसीसी यूनिट सेल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। कुल रिक्तियों की संख्या ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। वो ये मत सोचना है यहाँ पे रिक्त स्थान था प्रतिशत में, ठीक है ना। यहाँ पे बोला कुल रिक्तियाँ, वाइड 2 प्रकार का वाइड होता है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो यहाँ पे पूछा है कुल रिक्ति,
स्पेशल नहीं पूछा कि चतुष्फल के रिक्ति कितने होंगे, अष्टफल के रिक्ति कितने होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन है, एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फल के रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हम एफसीसी यूनिट सेल में एटम कितना निकाले, एटम जेड बराबर 4। तो पूछ रहा था चतुष्फल की रिक्ति टेट्राहेड्रल, तो इसका दोगुना, तो 4 का दोगुना कर दिए 8, इसका उत्तर कितना था 8। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल रिक्ति, इसमें पूछ रहा था चतुष्फल की रिक्ति तो आया था 8, यहाँ पे पूछ रहा है कुल रिक्ति। तो फिर एफसीसी यूनिट सेल में एटम होते हैं 4, तो यदि एटम 4 हो तो चतुष्फल की रिक्ति उसका दुगुना हो जाएगा 8, जैसा कि इस प्रश्न में निकाले हैं। अष्टफल की रिक्ति जितना एटम होता है उसी के बराबर होता है, एटम 4 है तो अष्टफल की रिक्ति कितना हो जाएगा 4, और चतुष्फल की रिक्ति उसका दुगुना। तो हमको टोटल पूछ रहा है, टोटल कुल रिक्ति, तो 8 4 12। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा डी। तो ये स्पष्ट रखिएगा, एफसीसी यूनिट सेल में एटम होते हैं 4, अष्टफल की रिक्ति एटम के बराबर, तो अष्टफल की रिक्ति भी 4, चतुष्फल की रिक्ति एटम का दुगुना, तो 4 का दुगुना 8। लेकिन टोटल रिक्ति माने चतुष्फली की भी अष्टफल की भी, तो 8 4 12। यहाँ पे पूछ रहा था कुल रिक्तियाँ, तो चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियों को जोड़ दिए, टोटल रिक्ति कितना निकला 12। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 ही क्वेश्चन है आज। 25 नंबर क्वेश्चन है, एचसीपी, बीसीसी तथा सिंपल क्यूबिक जालक के लिए संकुलन क्षमता का कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, बोला है कौन सा ऑर्डर सही है। तो हम पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो मिला लेंगे चारों में से कौन। तो इसमें जानते हैं कि सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता, उच्च संकुलन क्षमता किसका होता है, एचसीपी का, ठीक। इससे कम, तो हम छोटा के लिए ये चिन्ह दे रहे हैं, इधर वाला बड़ा है, इधर वाला लिखेंगे कम, ठीक। तो एचसीपी से कम संकुलन क्षमता किसका होता है, बीसीसी का, और सबसे कम संकुलन क्षमता होता है सिंपल क्यूबिक का। या तो ऐसा ऑर्डर होना चाहिए तो सही होगा, या अब इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ये घटते क्रम में है, संकुलन क्षमता का घटता क्रम है। घटता क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला लिखे हैं, सबसे अधिक संकुलन क्षमता एचसीपी में, उससे कम संकुलन क्षमता बीसीसी में, और सबसे कम संकुलन क्षमता सिंपल क्यूबिक में। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे कम कौन सा, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता सबसे कम, इससे ज़्यादा किस में, बीसीसी में, सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता किस में, एचसीपी में। ये घटते क्रम में ऑर्डर लिखा गया है, ये बढ़ते क्रम में, तो यही दोनों में से कोई होगा ऑर्डर। कौन सा वाला है, ए में सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा बीसीसी, उससे ज़्यादा एचसीपी, हाँ यही होगा, सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा बीसीसी, उससे ज़्यादा एचसीपी। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए। सबसे कम संकुलन क्षमता सिंपल क्यूबिक का, उससे ज़्यादा बीसीसी का, उससे ज़्यादा एचसीपी का। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, सिंपल क्यूबिक का सबसे ज़्यादा, तो यहीं पे गलती हो गया, सिंपल क्यूबिक का सबसे कम होता है, ये क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा सिंपल क्यूबिक का, ये तो नहीं होगा। इसमें बीसीसी से ज़्यादा बोला है एचसीपी का, ये ठीक बोला है, बीसीसी से ज़्यादा तो एचसीपी होता है, लेकिन एचसीपी से ज़्यादा सिंपल क्यूबिक होता है नहीं, सिंपल क्यूबिक का तो संकुलन क्षमता सबसे कम है। ये बोला कि एचसीपी से ज़्यादा होता है सिंपल क्यूबिक का, तो ये भी गलत है। इसमें बोला है कि एचसीपी से ज़्यादा है बीसीसी का, नहीं, एचसीपी से सब का कम होता है संकुलन क्षमता, ये बोला कि इससे ये ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो गया ए, सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा है संकुलन क्षमता बीसीसी का, उससे भी ज़्यादा है एचसीपी का। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ये वाला दिया हुआ है, ये ऑर्डर है बढ़ते क्रम में, ये ऑर्डर सही होगा। यही था 25 क्वेश्चन। तो आज हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर का संकुलन क्षमता, चतुष्फल की अष्टफल की रिक्तियाँ और निविड संकलित संरचना, वो जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उस पर आधारित लगभग 25 क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन इसके अलग टॉपिक का भी था, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड था। तो इस पर हमने क्वेश्चन लेकर के डिस्कशन किया है। सॉलिड स्टेट का एक और एमसीक्यू होगा, जिसमें जो बचे हुए टॉपिक है, बचे हुए टॉपिक में अब कौन रह गए हैं, तो ठोसों के गुण, चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण, वो एक टॉपिक बचा हुआ है, और एक बचा हुआ दोष, क्रिस्टल दोष, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पे बेस्ड जो अभी ऑब्जेक्टिव है उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो अगला वीडियो यानी कि चौथा जो एमसीक्यू का वीडियो होगा, ठोस अवस्था पूरा उसमें ख़त्म हो जाएगा, जल्द ही उसको अपलोड किया जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं।